में जबरदस्त तरीके से काम है। जितनी भी गौशालाएं हैं, कई गौशालाओं को इन्होंने एस्टेब्लिश किया है और बहुत ही एक सकारात्मक सोच और एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच के साथ में आप काम कर रहे हैं। तो लगभग आपका और हमारा जुड़ाव अराउंड 17 और शायद 16 के आसपास से है। लगातार हम लोगों को 8-10 साल होने को जा रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कई गौशालाओं में आप जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक प्रैक्टिकल और एक अप्रोचेबल नॉलेज जो होती है एक साइंटिस्ट की, उसके रूप में आप जो है ना निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर बीके शर्मा जी से को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र रीजनल सेंटर जो नागपुर है, जो भारत सरकार का कृषि मंत्रालय द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य है कि भारत में जो है ना जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना और उसके लिए कार्य करना है। कृषि मंत्रालय, लेकिन ये डिपार्टमेंट से थोड़ा हटके एक अलग बॉडी बनाई गई है ताकि ये सेपरेट केवल जैविक को बढ़ावा देने के लिए मतलब कार्यरत रहे। तो इस के अंतर्गत जो है ना ये जो क्षेत्रीय जैविक कृषि केंद्र है रीजनल सेंटर नागपुर, ऐसे भारत में 4 रीजनल सेंटर हैं और नागपुर सेंटर के माध्यम से ये ट्रेनिंग 30 दिवसीय अपना ऑर्गेनाइजेशन और इसके माध्यम से दोनों के माध्यम से चल रही है। हमारे बीच में आदरणीय काशीराम यादव जी हैं बीना से। एक बार करते तो ये 30 दिवसीय एक प्रोग्राम है और ये 2 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो है ना इसका मतलब समय निश्चित किया गया था। ये 30 दिन का सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसके माध्यम से इन युवाओं को, कृषकों को अलग अलग विषयों से संबंधित जो है ना पूरा 30 दिन में कैसे वो एग्रीकल्चर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, उसको लेकर इनको अलग अलग टॉपिकों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये बेसिकली जो है ना अगर खेती बाड़ी करने जाते हैं तो केवल बीज नहीं, खाद नहीं, पानी नहीं, दवाई नहीं, बहुत सारे विंग हैं, पशुपालन भी उसमें बहुत बड़ा विंग है और उसके साथ में बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। तो कैसे हमें गौपालन करना, कैसे उसका समुचित खाद बनाना, कैसे उसका उपयोग करना, मैनेजमेंट कैसे करना, तमाम विषय जो भी हैं, मार्केटिंग तक की सारी स्ट्रेटेजी पर इनको अलग अलग टॉपिकों पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये इनका अंतिम सत्र है और चूँकि इनके बीच में गाय की बात ऑलरेडी हो चुकी है, परंतु इनको और भी जो टेक्निकल नॉलेज है जो अभी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि कमी है, तो आपसे प्रार्थना की और आप हमारे बीच में पधारे। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब का एक बार करतल धनी से हार्दिक और समय की सीमा है। आपने बहुत ही अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से हमारे आग्रह पे समय निकाला है, तो निश्चित तौर पे हम रीजनल सेंटर और उन्नत कृषि अभियान परिषद आपके आभारी हैं। और कम समय में मैं अपनी बात खत्म करके मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो अपना अनुभव हमारे नौजवान किसान भाइयों को साझा करें। आदरणीय बीके शर्मा। देखिए, आप सब जिस चीज से जुड़ रहे हैं, आप समाज के लिए एक उदाहरण बनने वाले। 30 दिन का आपने जो समय दिया है, ये व्यर्थ ना जाए, इस पे कोई हंसे ना कि गए तो थे 30 दिन, क्या किया, समझ रहे? वो आपसे पूछे कि आप गए कहाँ थे और ये मैजिक हुआ कैसे। आज हम एक बात करना चाहेंगे। मैं यहीं पशुपालन में, मेरा परिचय तो हो ही गया है, डॉक्टर शर्मा, वेटनरी हॉस्पिटल दिल्ली में एम्ब्रियो ट्रांसफर चल रहा है, बहुत सारी वेटनरी की स्कीम चल रही है। उसके बारे में अगर हम डिटेल में जाएंगे, सबसे सक्सेस है इस समय एम्ब्रियो ट्रांसफर, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हैं, ये सक्सेस रेट इसका सबसे ज्यादा है। कोई भी बिजनेस कर लीजिए, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक ही प्रोडक्ट आप बता सकते हो जिसकी सेलिंग रेट सेम, बताइए, जिसपे मौसम का इफेक्ट ना हो। बताइए, एक प्रोडक्ट बताइए कौन सा कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सा बिकता हो, किसी भी मौसम में घटता ना हो सेलिंग, बताइए कौन? कभी ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें दूध ना बिकता। आगे भविष्य की संभावनाएं इसकी बढ़ने की हैं, लोग घट रहे हैं, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा, शुद्धता बढ़ेगी, देसी पे मोदी जी खुद काम कर रहे हैं। अभी जो एम्ब्रियो ट्रांसफर चल रहा है, 7 दिन का गाय का बच्चा हम लोग फीमेल, मतलब देखिए, आप लोग ये सोचते होंगे अभी तक जो टेंडेंसी है विलेज में, गांव में, तो वेटरनरी वाले ह्यूमन से आगे नहीं हो सकते। ह्यूमन बहुत नहीं, ह्यूमन बाद में पीछे, हमारे पीछे है ह्यूमन। जो टैबलेट हम जो अपना पहले आपने कोई खाई होंगी, जो भी टैबलेट मान लो, ब्रूफेन 200, ब्रूफेन 400, जब हमारी वेटनरी में सफलता मिलती है तब वो ह्यूमन पे जाती है।
आपको याद होगा ये चीजें बिल्कुल। यहाँ मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं बोला, मैं आपको बताऊं, क्योंकि सत्य से ही काम चल रहा है। मौका ही नहीं मिला, ना हमें ऐसी स्थिति आई कि बोलना पड़े। तो मैं आपको बता रहा हूं, आपने देखा होगा कोरोना काल में वैक्सीन बनने में कितना समय लगा। मैं 93 से कोरोना की वैक्सीन लगा रहा हूं, 93 से। वेटनरी में कोरोना की वैक्सीन आज भी रिकॉर्ड है मेरे पास, और जो बनाई थी उसमें टीम में वेटनरी के डॉक्टर। वेटनरी में कैनाइन कोरोना सीसी करके आती है, वैनगार्ड सीसी। मैं 95 में नौकरी में आया था, तब से वेटनरी की हम कोरोना की, जब तो नाम भी नहीं सुना था आपने, तो कुछ लोगों ने तो अभी नाम ही सुना है, डिसीज का ही नाम अभी सुना है। हम वैक्सीन लगा रहे हैं कब से? 93 से। तो अब आप सोचते हो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वेटनरी से हमारा रिलेशन बहुत दूर दूर का है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने परिवार में, यदि आप कृषि से जुड़े हैं और पशुपालन से जुड़े हैं, मैंने देखा है परिवारों में कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। जैसे आज आप आए हैं, 1 घंटे का हमारा आपका साथ, हम कितनी नाले जोड़े लेंगे, बहुत डिटेल है, अथाह सम है। मैं बोलता रहूं ऐसे 30 दिन, तब भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको शार्ट टेक्निक बता रहा हूं। जैसे आपकी गौशाला है, आप क्या करते हैं? आप 10 स्पोर्ट चलाएंगे, सोनी टीवी चलाएंगे, आप खेती कर रहे हैं, सोनी से क्या मतलब है? आप डीडी किसान चलाओ, वहां आपका नॉलेज मिलेगा। समझ रहे हैं? हम नॉलेज से बहुत दूर भाग रहे हैं। ऐसा ही वेटनरी हॉस्पिटल कब जाएंगे आप? जब आपकी गाय बीमार हो। यार ये वेटनरी हॉस्पिटल ह्यूमन हॉस्पिटल जैसी नहीं है कि जब आप बीमार हो तब जाएं। आपका मिल्क प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा? डॉक्टर से सलाह में क्यों नहीं बढ़ रहा? हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के लिए भी जाना होगा, स्वस्थ गाय के लिए भी जाना होगा। न्यूट्रिशन पे अगर हम फोकस कर लें तो हमारा जो डिसीज पे, बीमारियों पे खर्च आ रहा है, उसकी जरूरत ही नहीं। बहुत से फंडे ऐसे हैं, 100%, बहुत से। मैंने गांव में ऐसे जागरूकता फैलाई है कि मुझे इतना छोटा काम भी करना पड़ रहा है कि आपको एक उदाहरण देके बताते हैं। एक हमारे यहाँ रायसेन के पास एक गांव है सलामतपुर, वहां पे एक बुजुर्ग दादा थे। उन्होंने ये कहा कि हम किसी डॉक्टर से इलाज नहीं कराते, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ जब तक पाड़ा पाड़ी भैंस के बच्चे 3 दिवाली ना जी जाए तब तक हम उनको अपना नहीं मानते। ये कहावत चली है कि 3 दिवाली जब तक वो ना जिएंगे हम अपना नहीं मानते, भगवान के हाथ में। हमने कहा अगर जी मान लो मेरे हाथ में कर लूं तो बोले नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए, उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है डॉक्टर पे, इलाज पे भरोसा नहीं है, उसको जादू टोने पे भरोसा है। तो हमारा असिस्टेंट मदन, मैंने मदन से कहा मदन यार इसको बोल दो कि डॉक्टर साहब जो आए हैं, पंडित जी हैं, थोड़ा झाड़ा फूक भी जान। अच्छा, हमने बोल दे। मैं अकेले में झाड़ता हूँ, सारे बछड़ों को झाड़ूंगा। तो 7 भैंस थी उनके पास, और कभी भी अपने घर की भैंस तैयार नहीं हुई। मतलब अपने घर की पाड़ा पाड़ी, चाहे वो पाड़ा हो चाहे पाड़ी, वो 6 महीने 8 महीने 10 महीने में वो खत्म हो गए। मतलब हमको काफ ग्रोइंग आती ही नहीं है। हम क्या करते हैं, गए गुजरात, गए पंजाब, एक अच्छी भैंस ले आए, एक बढ़िया 60,000 की गाय ले आए, अब हम उसका दूध ले रहे हैं। जब तक हमें गाय बनाना नहीं आ रहा, हम बछिया को बड़ा कैसे करें, और वो बड़ा करके बछिया भैंस से गाय बना के बेच रहे हैं। तो हम बिल्कुल सक्सेस नहीं है। जो बंदा, जो किसान, जो पशुपालक अपनी बछिया को 16 महीने में, केवल 16 महीने में यंग नहीं करता, फर्स्ट हीट पे नहीं आती, वो पशुपालन के लायक नहीं है। हमारी गाय कितने में गर्मी पे आती है? नॉर्मल इंडियन काऊ 3 साल, 3 और 4 साल। थोड़ी सी लापरवाही कर दो तो 4 साल, अच्छे से पालने वाला 3 साल। भाई साहब, हम 1.5 वर्ष का दूध का नुकसान को उठा के बैठे हैं। कुल 16 महीने, मैक्सिमम 18 महीने। 1.5 साल में हर गाय अगर अच्छे से आप रखेंगे, 1.5 साल में पहली हीट पे आ जाती है। सागर में ऐसा उदाहरण है, 16 महीने में हमने गाय की एआई की बछिया थी, 16 महीने में बड़ी हुई, हीट पे आई, गर्मी पे आई, मैंने उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर किया है 16 महीने में। ठीक 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा। मतलब कितना हुआ? 16 और 9 25 महीने की बछिया जो पैदा हुई थी, 25 महीने में मिल्क प्रोडक्शन पे आ गई। 25 महीने में। अब हमारी बछिया 3 साल में बड़ी, कितना मिल्क का नुकसान हुआ आप बताइए? प्रबंधन में थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा। यह है कि वो भूसा खा के 3 साल हो रही थी, हम कुछ मिनरल मिक्सचर दे रहे थे, ये अंतर आएगा। तो वो इस समय मानवीय क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, वो मानवीय क्षेत्र में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम इंजेक्शन दे के या केमिकल के द्वारा हम फास्ट कर रहे हैं। जी नहीं, हम अच्छा न्यूट्रिशन दे के भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जो डेयरी वाला, मैं आपको बता रहा हूं, आपको सुनना वही है, आप जिस फील्ड में हो। मेरे गुरुजी यही कहते थे, आपको दुनिया भर की नॉलेज है। आप राजनीति में नॉलेज रखते हैं, आप अन्य फील्ड में नॉलेज रखते हैं। मैं पेंटिंग भी करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन यदि मेरे हाथ से गाय ठीक नहीं होती तो धिक्कार है मुझे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं।
आपको अपनी नॉलेज में पार की होना ही पड़ेगा। आप उतरे तो हैं कहाँ, किसानी कर रहे हैं, आप गौ पालन कर रहे हैं, लेकिन नॉलेज दुनिया भर की है। आपको दूसरे प्रदेशों की राजनीति का अच्छा नॉलेज, क्या करेगा वो? आपको ग्रोथ कराएगा? नहीं कराएगा। जिस दिन उसका समय आएगा 10 मिनट में कोई मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा राजनीति। लेकिन आपको कहाँ फोकस करना है? अपने बिजनेस में। बिजनेस में जितनी नॉलेज आपको ज्यादा होगी, सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। ठीक है ना? तो ये मैं आपको बात बता दूं कि यदि हमारा पशुपालन में फोकस किया अपनी बच्चियां, अब क्या करता था मैं, उन बच्चियों को कमरे के अंदर किया और एक आइवरमेक्टिन इंजेक्शन हर 15 दिन में लगाते थे। आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन है टिक्स के लिए, मतलब एक्टोपैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट, क्योंकि उसकी जो पाड़ा पाड़ी है वो मरती क्यों थी? पेट के बर्म्स के कारण। मैं आपको बता दूं यहाँ कि भैंस में ये भगवान ने प्रकृति या फिनोमिना या उसकी फिजियोलॉजी कह दो, ऐसी नहीं है कि भैंस से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मैं आपको सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ हर वैरायटी के आप लोग हैं, कुछ यंग भी हैं, कुछ ओल्ड भी हैं, इसलिए हम अपनी भाषा को इतना सिंपल करके बता रहे हैं, सबको समझ में जाए। IgG इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता माँ अपने बच्चे में परिवर्तित नहीं कर पाती। समझ रहे ना? जैसे मान लीजिए उसको कोई रोग के प्रतिरोधक क्षमता उसमें आ गई है, उसके जीवन में उसने उस रोग से गुजरी है और उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आई है, लेकिन वो 7 मंथ में, जब गाय के या भैंस के पेट में बच्चा होता है तो 7वें महीने में माँ से उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ट्रांसफर हो जाती है बच्चे में। लेकिन भैंस के मामले में ये नहीं है, क्योंकि उसका प्लेसेंटा जो जिसमें बच्चा पल रहा होता, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसी होती है कि वो रोग प्रतिरोधक, गाय में चली जाती है, भैंस में वो नहीं जा पाती। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं जाती तो उसमें जो बर्म्स होते हैं पेट के अंदर, वो बर्म्स के कारण वो पाड़ा पाड़ी निश्चित रूप से मर जाता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। दूसरा एक और टेंडेंसी है कि हम अगर वास्तविकता में बात ये कहें, मैं कई सेमिनार में कह चुका हूं कि पाड़ा पाड़ी को हम मारते हैं, वो नहीं मरता। इतना मजबूत है कि शेर से लड़ जाए तो सबसे ज्यादा लड़ता है वही, अगर पाड़ा लड़ जाए। इतना मजबूत है फिर भी मर रहा है, हम मार रहे हैं। हमारी टेक्निक हमको पता नहीं है। होता क्या है, आपने देखा होगा, गांव में गए होंगे, फैट पानी से हल्का होता है, पानी में तेल डालोगे तो ऊपर, ठीक है। अब गाय खड़ी हुई है, रात भर से उसके अडर में मिल्क बन रहा है, तो जो हाई फैट मिल्क है वो कहाँ है? अपर लेयर। अब हम क्या कर रहे हैं, देखना, आपको पूरी टेक्निक समझ में आ जाएगी। आपने देखा होगा, हम होटल में जब सब्जी का ऑर्डर करते हैं, जब प्लेट आती है, बाउल आता है, तो ऊपर तेल ऊपर रहता है, समझ रहे हैं? इसका मतलब ये आपको समझ में आ गया कि तेल हल्का होता है, फैट भी हल्का होता है। तो अब क्या होता है, जैसे हमने गाय को बछड़ा छोड़ा, उसने उसको पीना शुरू कर दिया, शक करना शुरू किया, फिर पाना छोड़ती है गाय, जिसको हम बोलते हैं गाय को पनाना या भैंस को। अब हम, तो वो कौन सा दूध पी रहा था उस समय? बिना फैट वाला, कम फैट वाला, थोड़ा सा पिया। अब होता क्या है, लोभ बहुत खराब चीज है। अब पशुपालक सोचता है जैसे ही पाना छोड़े और हम उसको खींच के बांधे फिर अपना लगाएं। यही प्रोसेस है सबके साथ, हर प्रांत में यही प्रोसेस। उसको खींचा फिर लगाया। अब क्या करते हैं, कुछ पशुपालक बहुत होशियार होते हैं कि हम अपनी पाड़ी को 2 थन छोड़ेंगे या 1 थन छोड़ेंगे, जिससे वो मस्त हो जाए। जिसने जितना ज्यादा थन छोड़े, जितना ज्यादा बाद में दूध पिलाया, उसका बछड़ा बचना असंभव। अब देखो, अब यहाँ आप बैठे हो, आप सोच रहे हो ये सब उल्टा ही बता रहे हैं डॉक्टर साहब, समझ रहे हैं ना? ये टेंडेंसी है। क्या हुआ, हमने पहले उसको छोड़ा, थोड़ा सा उसने पिया, मिल्क लेट डाउन हुआ, लेट डाउन ऑफ मिल्क हो गया, उसने बांध दिया। अब क्या किया, लगाया उसने। लगाने के बाद जो हाई फैट था वो किसको छोड़ा? बछड़े को। आपको क्वांटिटी भी नहीं पता। अच्छा ये बताइए, आपको नाप पाता है कि हमने कितना छोड़ा लीटर से? आप जब बाल्टी में लगाते हो देख लेते हो 5 लीटर हो गया, आपको पता है हमारी भैंस 5 लीटर दूध दे रही है। आज से आपने मिनरल मिक्सचर शुरू कर दिए, आप डेली 5 लीटर लगा रहे हो, उसका हो गया 6, क्योंकि अंदर तो नापा नहीं है ना। अब आप छोड़ रहे हो तो उसने 2 लीटर पी लिया, नुकसान है कि नहीं? और कौन सा पिया? हायर फैट वाला। हायर फैट वाला आप जब भी पियोगे, कोई भी पिए, तो उसमें वर्म्स लोड बहुत जल्दी बढ़ता है, डाइजेशन खराब होता है, व्हाइट स्कोर का जो दस्त हो जाते हैं। अब गांव में कहते हैं यार वही दूध निकलने लगा, जबकि डाइजेस्ट होकर निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो व्हाइट, तो अब क्या होगा, 2 बातें होंगी। या तो यदि आपने छोड़ा, यदि आपने ज्यादा 2 थन छोड़ दिए तो ज्यादा पी लेगा ये। यदि मान लीजिए आपने 5 लीटर लगा लिया और यहाँ उसका मिल्क प्रोडक्शन घट गया, आपको नहीं पता, वो 5.5 पे आ गई, आप तो 5 ही लगा रहे थे बाल्टी में नाप के, उधर आधा लीटर बचा, अंदर का तो नफा नहीं है। अब क्या करेगा वो बछड़ा, पीते पीते इतने सिर मारेगा उसके एंड में कि निकलने, पीने की कोशिश में और निकल आए। तो अब क्या होगा, अडर को इंजुरी होगी, चोट लगेगी,
या थन कट जाएंगे। अच्छा, हाँ कट जाता थन भी कट जाते हैं। अब आपने छोड़ दिया अनलिमिटेड, क्योंकि हमारा काम हो गया। जनरली यही होता है कि जब पशुपालक पिलाता है तो घड़ी देखता रहता है, बस खाना छोड़े और हम बांधे। वो जब लगा लेता है तो अगले पे चला जाता, फिर तुम घंटे भर लगे रहो। हाँ, ठीक है ना, यही टेंडेंसी है। ये नहीं करना चाहिए, इसमें दोनों को नुकसान है। यदि दूध है तो बछिया पड़िया को नुकसान है, और नहीं है तो मां को नुकसान है। हर हालत में नुकसान है। ठीक है ना। अब आपको चेक करना हो मेरी इस बात को, तो आप क्या कीजिए, 5 लीटर की आपकी भैंस, 3 लीटर एक बाल्टी में लगा लीजिए, और लास्ट का 2 लीटर एक बाल्टी में लगा लीजिए, और लैक्टोमीटर लगा के देख लेना फैट किस में ज्यादा है। अच्छा, जो लोग फैट परसेंटेज से बेच रहे हैं उनको तो बहुत ही नुकसान है। जो लोग लीटर से बेच रहे हैं, जैसे अपना मध्य प्रदेश भारतीय जो पहले की पद्धति चली आ रही, जो लीटर में बेच रहे हैं वो तो पानी में मिला के बेचते हैं। ठीक है ना। तो लीटर में बेचने वाले को तो कोई नुकसान नहीं, वो तो और पानी मिला, लेकिन फिर भी वो अगर हायर फैट लेता तो ज्यादा पानी ऐड कर सकता। ठीक है ना। मेरी बात को समझना, मैं ये नहीं कहूंगा कि मिलाएं, लेकिन आप हर हालत में नुकसान में हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं। अगर आप लीटर से भी बेचते हैं, वैसे लीटर से नहीं बिकना चाहिए, वो फैट से ही बिकना चाहिए। ठीक है। तो आपको ये टेंडेंसियां जो हमारे गांव में फैली हुई हैं, इनको चेंज करना होगा। जब आप बदलोगे तभी जाके आपको एक उदाहरण बनना है। मैंने आपको बता दिया, आपको डेयरी में, आपको खेती में, आपको चाहे आप जो भी कर रहे हैं, फसल कर रहे हैं या आप वेजिटेबल में कर रहे हैं, आपको सक्सेस होकर दिखाना है, तब तो आपका ये 30 दिन का सफल हो पाएगा। ठीक है ना। तो हर चीज की बारीकी को आपको रखना है। डेयरी की बात करता हूं मैं, डेयरी और खेती, ये दोनों एक दूसरे पे इतने अच्छे से डिपेंड है कि एक दूसरे की सपोर्ट ही होगी। अगर आप डेयरी नहीं करेंगे, खेती करेंगे, तब भी आप उतना फायदा नहीं ले पाएंगे। जब दोनों करेंगे तो बहुत फायदा होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ फायदे का धंधा, इसमें नुकसान कभी है ही नहीं। जो व्यक्ति बोलता है नुकसान है, वो समझ लो ना तो खेती करना जानता है, ना डेयरी करना चाहता है। आपको उदाहरण बता दूं, एक गाय, आकाश जी के सामने मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर एक गाय 1 महीने में जितना गोबर देती है, उसका सही प्रबंधन कर लिया जाए तो उसका 1 महीने का खाने का खर्च निकला, सिर्फ गोबर से। और तुम कह रहे हो यार आधा लीटर वाली दूध है, हमें फल नहीं रही। दूध तो सिर्फ फायदे की बात है, सिर्फ फायदे की बात। आप जो जितना खिलाते हो गाय को, जितना भी खिलाते हो, आप मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, बर्फीन दे रहे हैं, गोबर का प्रबंधन कर लिया आपने, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर लिया आपने, पैकेट बनाए वर्मी कंपोस्ट, आपने वर्मी वाश तैयार किया। जब आप इस तरह से तैयार करें, गौ की यूरिन का आप उपयोग कर लो, गोनाइल बना लो, फिनाइल बनाओ, उससे इंसेक्टिसाइड बनाओ, आप स्प्रे बनाओ। ठीक है ना। अगर आप इस तरीके से तैयार करेंगे, ये बताइए इसी देश में लोग ड्राई डेयरी सक्सेस है। ड्राई डेयरी का मतलब है वो डेयरी जिसमें मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता, यूरिन और गोबर, इन दोनों प्रोडक्ट से वो सक्सेस है। तो हम तो दूध में रो रहे हैं यार, बताओ कि हमारी गाय दूध नहीं दे रही, समझ रहे हैं ना। अच्छा, दूसरी बात यह है प्रबंधन अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी हो। आजकल 2-3 चीजें आ गई हैं जो मैं आपको बता दूं, उन पे आपको फोकस करना है। एक तो ये आ गया है सेक्स सॉर्टेड सीमन। इसका मतलब होता है जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं गाय में, तो केवल और केवल 90% उसका रेशो, जैसे मान लीजिए गर्भाधान जब भी होता है तो क्या रेशो होता है, अपन भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, 50-50 का। बछड़ा भी हो सकता है, बछिया भी हो सकती है, लेकिन हम सेक्स सॉर्टेड सीमन, मतलब जो हमने स्पर्म है उसको सॉर्ट कर लिया है, जो फीमेल पैदा करने वाले हैं उनको अलग कर लिया है। बहुत बारीकी से नहीं कर पाए हैं जिससे हम 100% तक पहुंच पाए हों, समझ रहे ना। हम 90% तक पहुंच गए और 95 तक पहुंच गए, मतलब 95% फीमेल ही होगी, मेल नहीं होगा। क्योंकि मेल का आजकल काम नहीं बचा, ट्रैक्टर से हम मैकेनाइज खेती होने लगी। अब आपके पास होगा एक और टेंडेंसी बड़ी बड़ी डेयरियों में ये है कि पड़ा अगर हो गया है तो उसको तो ना तो डॉक्टर को दिखाएंगे, वो सोचते हैं जल्दी मर जाए, जो 1 लीटर सुबह पीता था 1 शाम को तो हमें मिलने लगे। ये टेंडेंसी है, नहीं हंसने की बात नहीं, वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। तो ये पाप है, सबसे पहले पाप तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझ रहे। अपने प्रोडक्ट की इमेज बनाइए। अब आप कह रहे हो इमेज की बात, यही सागर में 50 रुपए लीटर गाय का और 60 रुपए लीटर भैंस का दूध बेच नहीं पा रहे हैं, वापस लेके घर जा रहे हैं। और इसी सागर में 70 रुपए लीटर में बुजुर्ग लाइन लगाए खड़े हैं अपना कैन लेके कि हमें मिल जाए। प्रोडक्ट की इमेज है, गिर गाय का दूध, शुद्ध दूध, बिना पानी वाला दूध। तो अगर आपने अपने प्रोडक्ट की इमेज बना ली तो देखो धूल भी बिक जाएगी, सीधी सीधी बात है।
बेचने का तरीका भी सुधारना पड़ेगा। हमें किसानों को एक चीज ये भी नहीं आती, जब हमारी फसल आती है रेट इतना डाउन होता है कि हमें व्यापारी लूट लेता है, पूरा खेल खत्म। जितना आप फायदा नहीं ले पा रहे उतना व्यापारी ले रहा है। एक मुर्गी का अंडा तैयार करने में उसको लगे हैं 40 रुपए, या मान लीजिए 10 रुपए का अंडा बिक रहा है तो उसकी कीमत लगी है, मुर्गी को जितना भी दाना खिलाया है वो अंडे की कीमत आ रही है 7 रुपए, और उसका बैठ गया 8 में, तो वो 1 रुपए का फायदा। 1 रुपए वाला ने अंडा लिया और ठेले पे रखा, बॉयल किया, काटा, नमक डाला, 15 रुपए हो गया। क्या लगा तुम्हारा, बताइए? वैल्यू एडिशन इसी को बोलते हैं कि हमने उतना नहीं लगाया है लेकिन हम प्रॉफिट में जाता है। लगाने वाले ने, किसान ने बहुत लगाया है, वो प्रॉफिट में नहीं है। आपकी कंडीशन ही ऐसी है, मैनेजमेंट इतना खराब है कि हम क्या बताएं। हम कर्मचारी लोग हैं, 1 महीने में 1 बार तनख्वाह मिलती है, हमारा मैनेजमेंट चल जाता है जब तक नैया डूबती है 25-26 तारीख में, फिर समझ जाती है 1 तारीख में। समझ रहे हैं? आप किसान को 2 बार साल में, आप हालांकि आकाश जी समाज के लिए जितना बेहतर काम कर रहे हैं, वेजिटेबल पे ला रहे हैं और उत्थान की बात कर रहे हैं, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से चाहता हूं इस बात के लिए पूरे सागर में कि ये बंदा कम से कम एक काम तो कर रहा है, समाज को उठा तो रहा है। आप सुनिए, समझ रहे हैं ना? आप इनको सुनिए, आत्मसात कीजिए और आगे बढ़िए। सफलता, आपकी सफलता। अच्छा, हम लोग ऐसे नहीं है कि हमें बहुत पैसा चाहिए, क्योंकि पैसे की दुनिया तो बहुत है, कहीं भी पैसा मिल जाएगा। हम चाहते हैं लोगों को सक्सेस करें, जिसको इसी में आनंद आने लगे, फिर वो ऐसे कार्यक्रम चलाता है। समझ रहे ना? तो आप लोगों को ये काम करना होंगे। एआई करवाना होगी तो आपको कौन सा सीमन यूज करना है? सेक्स सॉर्टेड सीमन। इसके बाद अभी जो नया आया है एम्ब्रियो ट्रांसफर, ईटीटी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, 7 दिन का बच्चा, 7 दिन का बच्चा हम ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल में। इसमें सक्सेस रेट क्या है? मान लीजिए आपकी एक गाय है जो 3 लीटर वाली है, आपकी घर की गाय है। आप इतने सक्षम नहीं है कि 60-70 हजार की गाय गुजरात बाहर से खरीद कर लाए, क्योंकि एक गाड़ी आती है, गाड़ी में 7-8 गाय आती हैं, उसमें फिर लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन काफी खर्च आता है। और हर किसान की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 60 हजार की 10-12 गाय ले आए। अब ले भी आए तो हमें पालन पोषण आना भी तो चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ रेयरिंग नहीं आती हमको, तो जितनी भी होगी हम तो बड़ा कर नहीं पाएंगे, तो वो सीखना जरूरी है। अब क्या होगा, आपकी जो गाय है वो 2 लीटर दूध वाली है, आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जिसका बुल अच्छा था। एक चीज और दिमाग से निकाल देना, जो दुनिया में लोग कहते हैं कि ये अच्छा दूध वाली गाय है, ये अच्छी दूध वाली भैंस है, ये अच्छी नस्ल की गाय है, ये सब दिमाग से निकाल दो। गायों में दूध नहीं होता। दूध का जो क्वालिटी है वो कहां से आती है? बुल से आती है। बुल की क्वालिटी अगर अच्छी है तो मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ये गुण मेल का है, लोग समझते हैं ये फीमेल का। समझ रहे हैं ना आप? ये गुण ट्रांसफर होते। अच्छा, जैसे एआई होती है, तो जैसे आपकी एक गाय है 2 लीटर की, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म डाले जाते हैं। समझ रहे? ओवा तो उसी गाय की है, मतलब 50% जो नेचर है वो फीमेल का रहेगा और 50% रहेगा मेल का। अब हमने अपग्रेडेड मेल, जिसकी माँ 10 लीटर दूध देती थी, उसका जो मेल है उससे हमने स्पर्म कलेक्ट किए हैं और इसमें एआई किए। तो वो 10 लीटर का था, ये गाय 2 लीटर की थी। अब हमने यहाँ स्पर्म इसके डाले, ठीक है ना? यहाँ एआई की, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया। अब जो बछिया पैदा होगी वो कितना देगी? 4-5 लीटर। 50% उसका भी चला जाएगा, 50% इसका रहेगा। तो 8 और 2 10, 10 में से 50% मान लीजिए 5। एक गाय 5 लीटर की। और आपके यहाँ कितने साल में बड़ी होगी? वही 3 साल। अब उसमें कराएंगे हम, ठीक है? अब 5 की बन पाई हम, फिर हम उसमें कराएंगे तो फिर 3 साल लगेंगे, तो हो गए 6 साल। फिर हम उसमें कराएंगे तो हम 10 लीटर की गाय कब पा पाएंगे बताओ? 15 साल में। समझ रहे ना? हमने यहाँ ड्यूरेशन घटा दिया। आपकी गाय 2 लीटर दूध दे, आधा लीटर दूध दे, कोई मतलब नहीं। समझ रहे? हमें मिल्क प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं, लेकिन गाय ऐसी होना चाहिए जिसमें जेनेटिक डिसीज ना हो। 1 लीटर की गाय है। मोदी साहब का एक चीज बहुत अच्छी लगी कि उनने एचएफ और जर्सी, मतलब विदेशी ब्रीड पे काम नहीं कर रहे हैं, वो देसी ब्रीड पे काम कर रहे हैं। साहिवाल, गिर, थारपारकर, इन पे काम कर रहे हैं। इन ब्रीड का सेक्स सॉर्टेड सीमन सभी जगह उपलब्ध होता है, या हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर भी इसी में चल रहा है। अब क्या होगा, एक गाय है आपकी 2 लीटर दूध देती थी, उसमें हमने एम्ब्रियो डाल दिया। एम्ब्रियो किसका है? 20 लीटर की गाय और 30 लीटर का बुल। दोनों एक ही ब्रीड है, थारपारकर है या गिर है या साहिवाल है, मतलब इंडियन ब्रीड है, भारतीय ब्रीड। इससे हमें फीमेल काफ मिला है, जो 6 डेज में होता क्या है, जब अंडा बाहर रिलीज होता है और स्पर्म उससे मैच्योर होता है, जिसको हम बोलते हैं गर्भधारण, वो 6वें दिन होता है। मतलब वो हैचिंग होने के बाद में
जो एम्ब्रियो है वो मां से अटैच होता है 7वें दिन, और 7वें दिन हम ये क्रिया कर देते हैं तो सीधा अटैच हो जाता है। जो लोग भरोसा नहीं करते इस बात पे, उनको मैं समझाना चाहता हूं, बलराम का जन्म इसी विधि से हुआ था, इसलिए उनका नाम संकर्षण है। कृष्ण के जो बलराम हुए थे वो वहां से मां के गर्भ से निकाल के उनको ट्रांसफर किया गया था, समझ रहे हैं ना। इसलिए ये पुख्ता बात है, ये मत सोचना कि साइंस आगे पहुंच गई, ये बहुत पुरानी बात है। तो ऐसे ही ये किया जाता है। अब क्या हुआ, इसमें जिस मां में हमने ये एम्ब्रियो ट्रांसफर किया, इसमें उसके गुण एक भी नहीं आने हैं, चाहे वो आधा लीटर दूध देती हो, क्योंकि माँ के कैरेक्टर भी अलग है। ये तो कंप्लीट बच्चा है, समझ रहे हैं ना। ये माँ केवल उसको 9 महीने में बड़ा करेगी, न्यूट्रिशन देगी। तो हमें थोड़ी सी इसकी रख रखाव, खिलाई पिलाई अच्छी करना है कि उसको न्यूट्रिशन दे दे। अब ये बच्चा पैदा हो गया तो आपके पास 20 लीटर की गाय कितने दिन में बन गई? 9 महीने 9 महीने में, जहां हम 15 साल में 10 लीटर पे पहुंच पाए। और नेचुरल विधि है, इसमें हमने कोई साइंस, देखिए साइंस कितना ही आगे पहुंच जाए, बच्चा 9 महीने में ही होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमने जो नेचुरल प्रोसेस से हमने इसको डेवलप किया, लेकिन हमने टाइम कितना बचा लिया? बहुत टाइम बचा लिया। तो हमारा जो भारत का मिल्क प्रोडक्शन है वो सिर्फ 9 महीने में कितना बूम कर सकता है, जो 1 लीटर वाली गाय की बची है 20 लीटर डायरेक्ट। तो इसमें आप लोग फोकस करो। हमारे विभाग की जितनी भी नई नई योजनाएं हैं उनका लाभ लें, और जो लोग वेटनरी हॉस्पिटल महीने में 2 बार जाते रहो, क्या नई चीज आ रही है आपको उपलब्ध हो जाएगी। अच्छा, बुल कहां से मिल रहा है? सब्सिडी पे 75% सब्सिडी मिलती है बुल पे, समझ रहे हैं। 25% सब्सिडी पे आपको बुल मिल जाता है, 75% आपको सरकार दे रही है, मैं 25% आपको जमा करना है। ऐसे ऐसे स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का लाभ लीजिए। दूसरा, आपको फोकस 2-3 बातों पे करना है। डेयरी सक्सेस हो जाती है, जो बहुत मोटी मोटी बातें बता दूं, 3-4 चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है यदि डेयरी सक्सेस करना है। एक तो काफ रेयरिंग मैंने आपको बताई, पतला दूध पिलाइए। कई डेयरियों में क्या होता है कि अब उसकी प्रोसेस में ये बताऊं, जैसे मैं बता रहा था फैट ज्यादा हो जाता है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, मैंने प्रोसेस तो बता दी। अब उसकी विधि क्या है कि हमारा पाड़ा ना मरे या वो लिमिटेड दूध पिए, आपको पता नहीं है। एक होती है स्टॉल फीडिंग, मैं बताता हूँ। स्टॉल फीडिंग का मतलब है गाय को बांध के चराना। जो लोग दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि नहीं साहब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, पशुओं को थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए, उससे उनका डाइजेशन अच्छा होता है। तो आपने उसको अपने जैसा समझ लिया कि हम बैठे रहेंगे तो पेट फूल जाएगा, काम करेंगे तो हेल्थ हो जाएगी, अपने जैसा समझ लिया। ना वो टीवी देखती है, समझ रहे। पशु कोई टीवी नहीं देखता, चरता ही रहता है। अच्छा, वो खड़ा भी रहेगा, इतनी बेहतर डाइजेशन है। आपको एक उदाहरण में समझ में आ जाएगा। हम गेहूं खाते हैं, अनाज खाते हैं, पनीर खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, हम किसी जानवर को पटक पाते हैं, जीत पाते हैं? अरे भूसा खा के आपसे ज्यादा एनर्जी रखता है, जो आप अपने काम का नहीं है, जिसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू 0 कुछ नहीं है, मतलब गेहूं के मुकाबले, समझ रहे ना। तो अब आप बताइए उसमें डाइजेशन आपसे कम है क्या? बहुत ज्यादा है। जो एनर्जी घूमने में जा रही होगी वो एनर्जी डाइजेशन में लगाए, जुगाली करती रहती है, वो ग्राइंडिंग चलती रहती है। देखिए गाय की प्रोसेस अलग है, हमारे जैसा पेट नहीं है, उसको हमें अपने जैसा कभी नहीं समझना। सिंगल स्टोमक नहीं है वो एक बार पूरा खा लेगी, फिर रिटर्न आएगा, फिर ग्राइंडिंग करेगी, जूस बना देगी। आप में से कोई भी शायद एक कोर को 32 बार चबाता है, नियम में है? नहीं चबाता। उसकी देखो बैठी बैठी ग्राइंडिंग करती रहती है। एक बार खा लिया, वो बिल्कुल नियम से चल रही है। अगर 32 बार आप चबाने लगेंगे जिस दिन, उस दिन आपकी ताकत भी डबल हो जाएगी। ये फैक्ट है। लेकिन टाइम कहाँ है? खाने का ही तो टाइम नहीं है बस उसी का टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम। तो ये चीजें हमको देखना पड़ेंगी। डेयरी में फोकस करने के लिए क्या है, अच्छी गाय पालें। अब यहीं से डेयरी में शुरू हो जाती हैं गलतियां। हम किसको ले जाते हैं जब हम डेयरी शुरू करते हैं? जिसने पहले डेयरी खोली हो और आज वो फुर्सत में बैठा, अब नहीं है, वही चल पाएगा। जिसकी डेयरी है वो तो आपके साथ भी नहीं जाएगा। मतलब हम फेलियर को साथ ले लेते हैं। जिसने डेयरी बंद कर दी है, जो सक्सेस नहीं कर पाया है, फुर्सत में बैठा है, उसको आप कहां ले जा रहे हो? चलो यार गाय खरीद के लाते हैं, वो फेल है। आप सक्सेस आदमी को ले जाओ ना, ठीक है। और जब भी आपको गाय खरीदना हो, जब तक देखो ये मारुति की गाड़ी या कोई निशान की गाड़ी या कोई कंपनी की गाड़ी नहीं है कि आप शोरूम में गए, आपको वो ब्रांड मिल गया, आपने मॉडल लिखा 800 मारुति स्विफ्ट, तो वो स्विफ्ट मिल गई। ये गाय है, इसमें कैरेक्टर नहीं पता होंगे तो आपको कोई उल्लू बना देगा। और 2 चीजें ऐसी हैं, डॉग ब्रीडर और काऊ का जो सेलर होता है, इनसे जीत पाना शायद ही संभव है।
बहुत बनाने वाले होते हैं। मतलब ये गाय के सींग काट देंगे, छोटे कर देंगे, काले कर देंगे, आपको 7 ब्यात ऐसी लगेगी जैसे 1 ब्यात। समझ रहे हैं? ऐसी लगेगी, हेल्थ तो अच्छी है ही। तो भैया उनसे जीतना असंभव है। आज भी मैं कई बार गुजरात की बात करता हूं तो बहुत सारे डेयरी वाले मुझे जानते हैं। सागर के लोग जब पहुंचते हैं वो डॉक्टर शर्मा को लेके आएंगे गाय खरीदने, बोले हमारे पास गाय नहीं है, हमें आज बेचना ही नहीं है, क्योंकि वो उसी गाय पे हाथ रखेगा जो हमारी सबसे प्रोडक्टिव होगी। अच्छा, डेयरी वाला गाय कौन सी बेचेगा आप बताइए? आपके मान लो, तो हम तो कह रहे हैं कि आप खुद पे अनुभव कीजिए। आप मेरी बात को शायद माने या ना माने, आपकी एक डेयरी, आपकी एक गाय 25 लीटर दूध देती है, आप उसको बेचोगे? काहे को बेचोगे? आप शायद उसको उस डेयरी से अंदर ही मान लोगे, छुपा के, कोई देख भी ना पाए। अब हम जाते हैं गुजरात, तो वो बूढ़ी ठेड़ी गाय क्रॉस ब्रीड HF वाली होती हैं। हमने 1.5-2 लीटर की गाय रखी होती है, जब उसकी देखते हैं यार बाल्टी भर गई, कर ले यार होगी कोई सी ब्रीड गाय, दूध अच्छा दे रही, ले चलो। समझ रहे ना? ना ब्यात आता, ना हमें ये देखना आता कि उसकी एज क्या है, कौन सी गाय अच्छी होती है, कौन सी खराब होती है, इसके हमें कैरेक्टर नहीं पता है। तो आप कहाँ यहीं पर ठगा गए, और यहाँ ठगा के आ गए जिसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। समझ रहे ना? कभी सुधार नहीं हो सकता। तो आपको हर गाय का कैरेक्टर पढ़ना पड़ेगा कि साहिवाल दिखने में कैसी होती है, क्या क्या चीजें देखें कि जिससे हमें ये पता चले कि इसमें मिल्क प्रोडक्शन बहुत बेहतर है। हमें सिर्फ मिल्क देखना है, मिल्क प्रोडक्शन अच्छा है, कोई डिसीज तो नहीं है। हम किसी ऐसी डेयरी से, तो डेयरी की हिस्ट्री क्या है पता चला, उसी डेयरी में FMD रोग फैला था पिछले साल। अब FMD का जो होता है रोग, वो जिस पशु में आ जाता है, वो अपनी प्रोडक्शन पे कभी दोबारा जिंदगी में अपने प्रोडक्शन लेवल पे वापस नहीं आता। तो ये लोग क्या करते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, इनकी चालाकियां असीम है। हमको बचना है तो हमें नॉलेज, ज्ञान ही सिर्फ ऐसा है जो आपको कभी नुकसान नहीं दे। समझ रहे हैं? तो आपको अपना नॉलेज लगाना है कि हमें क्या क्या देखना है, गाय के ट्रेड कौन कौन से हैं जिससे हम गाय पसंद, साहिवाल ही है कि नहीं। बहुत सारी चीजें देखने में आती हैं। एक बार हम गाय खरीदने गए तो एक अच्छी गाय 35,000 की, वो खराब, दिखने में खराब, हेल्थ वाइज वो 45,000 की। अब हमारे मित्र थे, यही सागर की बात है, तो उन्होंने कहा कि यार, हमने कहा ये वाली ले लो। अरे यार डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये 45,000 की है और अच्छी नहीं है हेल्थ वाइज, और ये 35 की है, अच्छी है, यंग है। वो थी 5 ब्यात और ये थी 3 ब्यात। तो मैंने कहा ये बेईमानी कर तो रहा है, लेकिन इसको उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि और कितनी अच्छी की जा सकती है। इसका रेट भी बढ़ाना था उसको। हुआ क्या, वो गाय केवल 3 महीने लगती थी। अब इनने खरीद ली, हमारी बात भी नहीं मानी, मित्र है फिर भी नहीं मानी, ले ली। अब गाय 3 महीने बाद दूध चला गया। तो बोले यार डॉक्टर साहब 3 महीने तो हुए ही हैं, अभी तो दूध पीक पे होना था, ये तो चला गया। अब उस डेयरी वाले को पता होगा कि हमारी ये वाली गाय 3 महीने ही लगती है, तो उसने साहब जैसे ही गाय जनी और उसने बेच दी। हमने तो कहा था या तो इसकी कीमत 65,000 रखना थी उसको, तब ठीक रहता। लेकिन हम इस बात में समझ गए कि यार ये कुछ ना कुछ इसमें कमी है अंतरात्मा में, कि वो रेट नहीं बढ़ा पाया उसको समझ में आ गई कि ये कमी है इसमें, हेल्थ वाइज अच्छी थी, बोले साहब ले लो अब दे रहे। तो ये चीजें रहती है, हमें खरीदना भी आना चाहिए, किसान को बेचना भी आना चाहिए, खरीदना। अगर ये हम 2 चीजें भी सीख गए तब भी हम अपने प्रोडक्ट का सही लाभ ले पाएंगे। देखिए आकाश जी बताते हैं आपको, आंवला है, आंवले से च्यवनप्राश बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, अगर आपको सेलिंग और परचेजिंग इन 2 में फेल हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। कपड़े का धंधा कर लो, आप सूरत से बहुत सारा कपड़ा ले आओ, लेकिन आपकी पसंद इतनी खराब है कि लोग देखते जा रहे हैं, पसंद ही नहीं आ रहे, आपकी दुकान में भरा रहेगा माल। आपको अच्छा पसंदकार होना चाहिए। हमारे यहाँ कैसे लोग हैं, कैसी शर्ट पसंद करते हैं, किस प्रकार का कलर पसंद करते हैं, जब आपकी पसंद अच्छी होगी माल यूं बिक जाएगा, पता नहीं चलेगा। आपकी कम माल लाते थे, सेलिंग अच्छी थी, लोगों का माल पड़ा है, बिक नहीं रहा है। तो ये चीजें हमको देखना होगी व्यापार में। डेयरी में फोकस करने के कुछ पॉइंट हैं, आप लिख लीजिए। एक तो दाना घर बनाए। जो लोग मार्केट से खरीद के गोदरेज ये वो दाना लेके आ रहे हैं, देखिए कोई भी चीज लेते हो, जो आदमी बनाता है कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट के लिए ही बना रहा है। मार्केटिंग क्यों हो रही है? ऐसा कोई नहीं है जो जितने में बना रहा है उतने में बेच रहा है, सब जानते हो आप लोग। इसको दिमाग से निकाल लेना। कोई भी चीज हो जो आप उपयोग कर रहे हो, यदि आप घर में बनाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे, चाहे वो च्यवनप्राश हो, चाहे डेयरी में दाना हो। दाना बनाने के लिए आपको एक फंडा बता देते हैं, मार्केट का दाना ना लीजिए। आपको दाना तैयार करना है एक गाय के लिए, तो कैसा करेंगे? 80 किलो गेहूं लिखें आप, 80 किलो गेहूं ले लें, उसमें 10 किलो चना मिलाएं और 10 किलो सोयाबीन ऐड कर दो। ठीक है, ये किया अपन ने। 80 किलो गेहूं, 80 किलो गेहूं
10 किलो चना, 10 किलो सोयाबीन। हम गेहूं की जगह अगर आपके पास और भी कोई अनाज है तो आप गेहूं को घटाते जाइए और उसमें ऐड कर सकते हैं मक्का, ज्वार, जो आपके पास सरलता से उपलब्ध हो जाए, आपके क्षेत्रीय जो है उसको आप गेहूं को माइनस करके उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमारा कितना हो गया जी 100 केजी। 100 केजी में आपको 2 किलो मिनरल मिक्सचर ये मार्केट से लेना ही पड़ेगा और ये आपको मिलाना है, और 1 किलो नमक। ठीक है, ये 103 किलो हो गया। ठीक है, 103 किलो। अब आपको ये बाद में ऐड करना है, कौन से? मिनरल मिक्सचर और नमक। इसके पहले जो 100 किलो हमने आपको कंसंट्रेट इकट्ठा कराया है, इसका आप बढ़िया आज तो मुझे देखने में बहुत मजा आ गया कि देखो तो हाथ से चलने वाली मशीन मिली है हमें देखने के लिए, बड़ी सौभाग्य की बात है। तो ये कितनी बढ़िया बात है कि हम नेचुरल चीज पे आ रहे हैं। ऐसे ही दिमाग लगाना है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है मशीनरी पे और कमाने में दिमाग, हम शुद्धता पे दिमाग लगाएं कि लोगों को कैसे हम शुद्ध दे। ठीक है, दिमाग लगाओगे चलेगा, एनर्जी वो बन गई चीज के नहीं बनी, आज तक पहले नहीं बनी, अब दिख रही है। तो आपको क्या करना है, मोटा दलिया पिसवाना है जिसमें एक गेहूं के मैक्सिमम 3 और 4 पीसेस हो जाएं, ज्यादा बारीक नहीं, आटा नुकसान करता है। ठीक है ना? हाँ, आटा क्या करता है, ग्राइंडिंग में नहीं आता, जुगाली में। हमारा सिंगल स्टोमक है, हम तो दलिया पी ले, कुछ भी पी ले, वो जुगाली में लौट के नहीं आना है, वहीं हाथों में फंस के रह जाएगा। मोटा दलिया पिसवाओ, फिर इसमें हमने को मिनरल मिक्सचर और साल्ट ऐड कर दो। 103 किलो हो गया। देना कितना है? देखिए हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता, मतलब हमने क्या किया है, हमने सांप पिटारे में रख लिया है, मंत्र आता नहीं है, समझ रहे? इतना खतरा हम ले रहे हैं, सांप से डांस करा रहे हैं, मतलब हमें कुछ नहीं आता और डेयरी खोल ली। डेयरी बहुत ज्ञान की बात है। अच्छा, लोग यही सोचते हैं अरे डेयरी गांव के आदमी को तो दिमाग वाला समझते नहीं है। आप भी जानते हो, अरे गांव का किसान है, खोल ली डेयरी, उनके पास होता है, जितना चाहे देते जाओ, खुला है। पहले बात अलग थी, अब मौसम बदल गया है, 11 रुपए किलो भूसा बिकता है। अब वो बात नहीं, पटेली की हिसाब से 10-12 जानवर वैसे ही खा रहे हैं, अब नहीं खिला सकते आप पशु को भी, समझ रहे हैं ना? इतना महंगा हो गया है। तो आपको क्या करना होगा, फंडा देखिए, एक गाय जो दूध नहीं देती, जो गाय दूध नहीं देती उसको 1 किलो प्रतिदिन दाना दिया जाता है। कोई देता है? नहीं देता कोई नहीं, समझ रहा है? ये गौ अपनी माँ है। एक्चुअली में मतलब डॉक्टर तो हुई और पंडित भी हूं, तो थोड़ी सी एक मन में एक कोना धर्म के प्रति जरा हमारा सदा रहता है। तो कम से कम इतना तो करो पालन पोषण के लिए, मतलब नहीं तो वो गिरती जाएगी, उसकी हेल्थ टूटती जाएगी। ये सच है। 1 किलो उसके शरीर को मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है, लेकिन हम कब देते हैं? जिस दिन हमारी गाय बछड़ा देती है, उस दिन से हमें गाय के प्रति प्यार आता है, उस दिन से हम कुछ खिलाने की इच्छा होती है कि आज से तो शुरू कर ही दें, है ना? क्योंकि हमें मिलने लगा। अब क्या मिलेगा? आप अपने बेटे को आज ही दूध पिलाओगे, कल अखाड़े में उतार दोगे, क्या होगा? पिट जाएगा। तो यार ऐसा मत करो यार कि जिस दिन बछड़ा हुआ है उस दिन से दाना दे रहे। आपको 6वें महीने से तैयारी करना थी, 6 मंथ से तैयारी करना थी। तो 6 महीने से हम तैयारी। मिनरल मिक्सचर कितना दिया जाता है एक गाय को? 50 ग्राम नहीं, मिनरल मिक्सचर 30 से 50 ग्राम। और आपका जो कंसंट्रेशन है वो कितना देंगे आप? एक गाय को 1 किलो प्रतिदिन के हिसाब से, और मिल्क का आधा। जैसे मान लीजिए 3 लीटर दूध सुबह देती है और 3 शाम को 6 का आधा, 3 किलो दाना दूध मिल्क उत्पादन के लिए देना है, और 1 किलो शरीर के लिए, तो कितना हो गया? 4 किलो टोटल। अब आप उसको डिवाइड कर लो, 2 सुबह 2 शाम, इतना तो देना ही। अगर आप इतना देते रहेंगे तो उसकी जो गर्भ धारण की क्षमता है, मिल्क प्रोडक्शन की क्षमता है, वो आप अच्छी बनी रहेगी। नहीं तो आप, अच्छा आप क्या सोचते हो बस वो दूध देती रहे और भूसा खाती रहे? ऐसा संभव नहीं है। कब तक कर पाओगे आप? जब तक उसकी क्षमता है, टूट जाएगी। आपकी गाय 6 ब्यात में खत्म हो जाती है गुरु जी, 6 ब्यात में खत्म। अरे 12-12, 13-13 बछड़े देती थी, 16-16 ब्यात। आप देखिए, आपको अनुभव, 16-16 ब्यात की गाय बढ़िया दूध देती थी। अब तो बस 4-5-6 ब्यात हुई और खेल खत्म इतने में। तो आपको क्या करना है कि मिनरल मिक्सचर घर पे तैयार करना है, बहुत सस्ता पड़ता है, और ये आप इस भैंसों से देना है। डीवर्मिंग जरूर कराना है। पेट के कीड़े वाली गोली हर गाय भैंस में वर्म्स होते ही हैं। हर 3 महीने में हर गाय को एल्बेंडाजॉल 3000 की एक गोली आती है, सुप्राजॉल 3000 करके भी आती है, एल्बेंडाजॉल है, मेवेंडाजॉल है, फेनवेंडाजॉल, बहुत सारी गोलियां आती हैं। हर 3 महीने में पेट के कृमि वाली गोली खिलवाते रहिए। कृमि वाली गोली से क्या होगा कि पेट के कृमि खत्म हो जाएंगे, और जो भी आप मिनरल मिक्सचर न्यूट्रिशन दे रहे हैं वो गाय को लगेगा, तो उसकी हेल्थ बन जाएगी। ये हम कभी नहीं करते कि क्यों दे, हमको भी खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए,
ठीक है ना। तो ये देना है, प्लस कैल्शियम। हमने देखा है डेयरी वाले जाते हैं बाजार में, कई डॉक्टर हैं, आपको तो देखो हर पैसे में अच्छे भी हैं और हर पैसे में बुरे भी हैं। कई बार डॉक्टर भी लिख देते हैं कि भाई ये, अब आप कैल्शियम भी घर पे तैयार कर लो, चूना ही तो है। खाने का चूना ले लीजिए, पानी में ना डालें। कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाया लेकिन ऐसा दिमाग लगाया जो कोई काम का ही नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो अपने को सही प्रोसेस करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं सर हम तो कैल्शियम देते हैं। कैसा कैल्शियम देते हैं, हम मटके में गलाए हुए हैं सर, और हम अपनी पानी की टंकी है उसमें डेली कैल्शियम डालते हैं। तो आप कैल्शियम तो डला है, वो सेडिमेंट हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। गाय जब पानी पिएगी तो छना पानी पिएगी, उसमें कैल्शियम जाने वाला नहीं है, या तो आपको हिलाना पड़ेगा। तो बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप एक मटके में 10 किलो 15 किलो चूना गला लीजिए। अब आपको करना क्या है, धीरे धीरे स्टार्ट लेना है। यदि आप नहीं देते हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो आपको क्या करना है, जो हम मैंजर होता है, क्या बोलते हैं आप लोग, जिसमें भूसा डाला जाता है, मैंजर, फनेटा, नाट, हाँ जो भी हो, तो आपने उसमें भूसा तैयार किया, जो भी आप मिनरल मिक्सचर तैयार किया, उसके बाद आप उस मटके में से ऐसे हिलाइए, जैसे हम पेंट के लिए चूना पोतने के लिए गाढ़ा कर लेते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसे हिला लीजिए, एक लकड़ी डाल दीजिए उसमें, मठा की तरह कर लीजिए, हिलाइए और 1 गिलास भरा। तो पहले स्टार्ट लेंगे आधा गिलास से, तो उसके ऊपर डाल दीजिए, ऐसा छिड़क दीजिए, ये पूरा अंदर जाने वाला है, भूसा पे छिड़कना है। फिर आप 1-1 गिलास छिड़क दीजिए। सर्दियों में शाम के टाइम थोड़ा सा ना छिड़के, कई बार सर्दी हो जाती है, दिन में 1 गिलास लिक्विड वाला। इससे क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, फैट भी बढ़ेगा। आपका जो दूध, जिसमें आप 15 लीटर में 1 किलो घी बना रहे थे, यहाँ 12 लीटर में बनने लगे, समझ रहे हैं ना। दूसरा, आप ये देखिए आपको कौन सा मार्केट या कौन सी जो मिल्क का प्रोडक्ट है जो आपको फायदा देने वाला है। पता चला आपके गांव में कोई पनीर नहीं बनाता, आपके गांव में कोई घी नहीं बनाता, सब दूध बेच रहे हैं। अब दूध का रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि खरीदार, बेचने वाले ज्यादा हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है, जो सस्ते में देगा उससे लेंगे। आप बदल दो, आप पनीर बनाने लगे। सप्ताह में 1 बार मार्केट जाना पड़ा। आप डेली ढबरा लेके दौड़ रहे थे, डेली समय बर्बाद कर रहे थे, समझ रहे हैं ना, मार्केट घूम रहे थे, आपको पेट्रोल एनर्जी सब जा रही थी। आप तो घर बैठ जाओ, 7 दिन का दूध इकट्ठा करो, पनीर बनाओ, बेहतर एक होटल में संपर्क कर लो, एक दिन प्रेजेंट में दिया, ये देखिए साहब 200-200 ग्राम हमारा पनीर है, आप ले लो। बड़ी बड़ी होटलें हैं, पनीर की एक प्लेट 200-250 रुपए से कम और अच्छा मिल भी नहीं रहा, तो समझ रहे हैं ना। आप पनीर बनाने लगो, सप्ताह में 1 बार जाना है। आप महिलाएं पनीर बना, इतना सरल है पनीर बनाना कि हम आपको बता नहीं सकते। लोग डरते हैं, उससे कठिन कठिन डिश बना रही हैं महिलाएं घर में, लेकिन पनीर नहीं बना रहे, समझ रहे हैं। च्यवनप्राश बनाना इतना सरल है, उससे कठिन चीज बना रही, लेकिन च्यवनप्राश नहीं बना रही, डर रहे हैं, न जाने कहां मिलेगी प्रोडक्ट, कहां कैसे बनाएंगे। आंवला आपके घर में है, आप आंवला बेच रहे हैं, वहां से च्यवनप्राश ला रहे हैं, जो मेन प्रोडक्ट आपके घर में लगा है, समझ रहे हैं ना, वो आप बेच रहे हो। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इसमें आपको खली खिलाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हमने दाना बनवाया है, ये इसमें आपको अलग से खली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 10 किलो सोयाबीन ऐड कर दिया। 10 किलो सोयाबीन में कितना ऑयल निकलेगा। हम क्या करते हैं, किसान सोयाबीन तो पूरे बेच देता है, वो गाय को मिलाने वाला, वो तो 1 बोरा भी अगर गाय के लिए कहाँ बचाता है। आपके पास जितनी गाय है उतना आप ग्रेडिंग करके बचा लो। मैं ये नहीं कहता कि अच्छा वाला गेहूं लो, आपके यहाँ सोयाबीन निकला है, आप ग्रेडिंग मशीन, आकाश जी ने बताया, ग्रेडिंग कर लो, अपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा लो जो आप सेल कर रहे थे। और जो छोटा छोटा बचा है, ये हमें बोने के लिए नहीं चाहिए, ये हम गाय के लिए बचा लें। 8-10 बोरे निकलेगा, 200 बोरों की ग्रेडिंग करेंगे, 20 बोरे तो निकल ही आएगा। ऐसे ही आप ग्रेडिंग कर लो गाय की, गेहूं की, ऐसे चने की, तो अपना मूल्य भी बढ़ा लिया हमने, और अपनी गाय के लिए हमने जो कम वाला था वो हमें सस्ते में पड़ गया। ऐसा कोई आपको मार्केट में करके नहीं देगा कि आप एक काम करो, आप अपने पूरी छन्नी लगा लो, फिर हमें 5 बोरे ऐसे दे देना, कोई क्यों करेगा। तो ये हमें बेनिफिशियल रहा। फिर हमने अपना ये सब तैयार किया दाना। अब हम क्या करते हैं, किसान सोयाबीन तो बेचा है और बाजार से ले आए खली बिल्कुल ड्राई। शाइनिंग के लिए भी लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि खली चमकदार दिखे। दिमाग बहुत लगा रहे हैं कमाने की पीछे, चाहे कुछ ना मिले। खली इतनी सूखी है, आग लगा दो आप। आपने देखा होगा, देखिए हर व्यक्ति अपनी फोकस कहां लगाए हुए हैं। हम भी तो वही बात कर रहे हैं, हम क्या फोकस लगा रहे हैं कि आप फायदे में कैसे रहे। हर आदमी अपना जो प्रोडक्ट बेचता है वो यही दिमाग लगाता है, लेकिन हम थोड़े से जेन्युइन हैं। कैसे? हम पाप नहीं करेंगे, हम एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम मिक्सिंग नहीं करेंगे, हम दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, हम गलत तरीके से इंजेक्शन से दूध नहीं बढ़ाएंगे। समझ रहे हैं ना, कि इंजेक्शन लगा के हमने दूध बढ़ा लिया, ये कम नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से समाज को सही प्रोडक्ट, उचित प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि दूध पे लोग बहुत भरोसा करते हैं।
देखिए दूध पे भरोसा करते हैं, हम गौ माता पे भरोसा कर रहे हैं, तो गौ माता को अच्छा दो तो वो भी अच्छा ही देगी। तो हमें प्रोडक्ट समाज को बहुत अच्छे देना है, तो क्या होगा, समाज की शुभकामनाएं और आपका जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ेगा। नहीं तो आप कहीं भी बेईमानी एक कोने में भी कर रहे होगे, वो एक ना एक दिन छलक के ऊपर आ जाएगी, आपका पूरा का पूरा बिजनेस फेल हो जाएगा। तो हमको पनीर बनाना है, अन्य प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना, ये सब चीजें आपको करना पड़ेंगी, तब जाके आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो खली क्या है, खली कुछ नहीं है, आप खली मिला के दे रहे हो, कुछ गाय आपका दूध नहीं दे रही। ये करना पड़ेगा। एक आपको हमने बता दिया कैल्शियम का, कैल्शियम दीजिए, मिनरल मिक्सचर पर्याप्त मात्रा में दीजिए, गाय का सिलेक्शन अच्छा कीजिए। सिलेक्शन के लिए यदि आपके पास अनुभव की कमी है, आप एक्सपर्ट को ले जाइए। एक बार अगर एक्सपर्ट में अपनी फीस भी ले ली, मान लीजिए आपने एक 70,000 की गाय खरीदी, 5 गाय लेने गए थे, 70,000 की थी, 80,000 की, उसमें से 3 खराब निकल गई, नुकसान कितना हुआ? आप सिर्फ वैल्यू आंकना। आप एक एक्सपर्ट को ले गए, मान लीजिए उसने 10,000 भी ले लिए, लेकिन उसने इतना बढ़िया गाय सेलेक्ट करके दी कि आप सक्सेस हो गए, क्योंकि वो जो फीस ले रहा है या वो जानकार है, वो आपको बेहतर चीज देख बताएगा। समझ रहे ना? अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पैथोलॉजी गए, रिपोर्ट आई, हम ही खुद सब देख लें, हमें तो आता ही नहीं है क्या गड़बड़ है, वो डॉक्टर जानता है कि गड़बड़ी है कहाँ, कैसे मेडिसिन देंगे। तो ये बात होती है। कई बार ऐसा होता है, हमारे एक मित्र थे, वो गए, उन्होंने हमसे कहा डॉक्टर साहब हम गुजरात जा रहे हैं, हम जब डेयरी पे जाएंगे तो हम आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे, तो आप हमें सिलेक्ट करके बता देंगे कि जी गाय अच्छी है। पैसा बचाना चाह रहे थे, मैंने कहा चलो मित्र थे, मैंने कहा चलो इतना भी कर देंगे, उन्होंने कम लगाना फोन। उस दिन उनके 22 फोन आए। मैं इतना डरता हूँ एक एक फोन से कि क्या बताएं, क्योंकि इतने फोन आते हैं, कई जगह से आते हैं, मथुरा वृंदावन, कई डेयरी वाले, लेकिन हम गऊ के मामले में उठा लेते। लेकिन उन्होंने उस दिन 22 फोन लगाए। डेयरी पे पहुंचने वाले हैं, डॉक्टर साहब फोन उठा लेना। पहुंच गए, अब साहब आप देखना, मैंने सब सिलेक्ट किया, गाय बहुत अच्छी सिलेक्ट कर दी, बस एक चीज भूल गए। क्या हुआ, ये लाए 5 गाय, 5 गाय लेके आए तो नीचे सारे मेल, बछड़े ही बछड़े। मैंने कहा यार ये क्या किया आपने, ये तो सारे बछड़े। बोले सर पर हम जिस गाय को पसंद करते थे तो वो कह देता था कि सर इसके नीचे बछड़ा है। मतलब वहां इतने एक्सपर्ट हैं लोग, उनकी एक गाय के लिए कोई भी बछड़ा छोड़ दीजिए, हर गाय हर बछड़े को दूध पिला लेती है। उनका अनुभव, हाँ ट्रेनिंग कराए हुए होते हैं। आप जिस गाय को पसंद करेंगे, बस सर इस गाय के नीचे तो ये बछड़ा है। उनने कितना बड़ा प्रोडक्ट बचा लिया, एक फीमेल काऊ बचा ली, जो 3 साल बाद आपके पास दूसरी तो हो जाती। समझ रहे हैं? तो हाँ, हमारा एक व्यापारी है, बहुत अच्छा है, अनुभवी है, वो जब भी गाय खरीद के लाता है, सोमवार को लाता है, मंगल को गाय रुकती नहीं है, बिक जाए। गुरुजी उसका पसंद इतनी प्यारी है, गाय के नीचे निकल के देखेगा, हाथ फेर के देखेगा गाय शुद्ध है कि नहीं, महिला लगा लेती है कि नहीं, गाय के नीचे फीमेल बछिया है कि नहीं, वो लेता ही नहीं है, बछड़े वाली गाय नहीं खरीदता। और गाय दूध ज्यादा देती हो, देसी ब्रीड की हो, 4 चीजें वो देखता है। अधिक दूध दे रही हो, देसी ब्रीड की हो, गाय के नीचे बछिया हो और सीधी हो। बताइए कैसे ना बिकेगी गाय? मंगल को नहीं रुकती रात उसकी गाय। और जो लोग लेके आते हैं उल्लू बनाने के लिए कि यार ये बछड़ा है, ये हो, ये नहीं, उसकी हर गाय बिकती है और सक्सेस है वो। अच्छा 10,000 ज्यादा में देता है, सबको पता है कि बुधवार को इसके पास गाय नहीं मिलने वाली, ये चला जाएगा खरीदने। तो हमें ये चीजें देखना है, और डेयरी बहुत आपको ऊपर तक ले जाने वाली है। इसको आप इंफीरियर क्वालिटी का बिजनेस मत समझो। दंग रह जाएंगे लोग कि आप करते क्या हो। और आपका समय देखो, 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जिसने डेयरी में दे दिए, कोई बिजनेस उसके आगे नहीं लगता। 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम, पूरा दिन आपका है, आपको जो करना है सो करो। यही एक बिजनेस है, आप खेती करो, पूरे धन मन धन से खेती करो, या जो भी बिजनेस कर रहे हो वो करो। अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में कि हमें ये पूछना है, तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि समय का अभाव है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने 15 साल में ब्रीड तैयार हो, वो इंजेक्शन या वो उसके बारे में थोड़ा। हाँ, एम्ब्रियो ट्रांसफर हर प्रदेश में एम्ब्रियो ट्रांसफर चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है, और इस पे सरकार की सब्सिडी है। 21,000 का एक एम्ब्रियो ट्रांसफर पड़ता है, ठीक है ना, 21,000 रुपए का एक एम्ब्रियो ट्रांसफर पड़ता है। मध्य प्रदेश सरकार इसमें 5,000 रुपए सब्सिडी दे रही है, और 14,500 रुपए आपको अलग से सब्सिडी है। केवल 1,500 रुपए आपको दे रहा है केंद्र सरकार, 14,500 और 5 19,500 और 1,500 रुपए किसान के लग रहे हैं। अन्य प्रदेशों में शायद प्रदेश की सब्सिडी जो है वो शायद कम होगी, कहीं 3,000 दे रहे हैं, मध्य प्रदेश 5,000 दे रही है। केवल 1,500 रुपए में आपके पास
सरकार इतनी मदद, एक बात और बता दूं, ये जो दौर चल रहा है इसमें सरकार जितनी जनता की मदद कर रही कोई दौर नहीं देगा। बताइए, हाथों पे उठाए, मकान बना रही है, क्या क्या चीज दे रही है, इतनी मदद सरकार ने कभी किसी की नहीं। बताइए आप गलत कह रहा हूँ? हर क्षेत्र में मदद है। और अगर इस मतलब इस परिवेश में या इस समय में जो लोग नहीं उठ पाए, उससे मक्कार तो शायद ये शब्द निकल गया मेरे से, कोई नहीं हो सकता। अगर इस समय कोई भूखा है तो वो तो यार अपनी गलती से। सफलता की अपार संभावना है हर बिजनेस में। बताइए, लोन इतनी सुविधा है लोन की, पहले तो लोन ही नहीं मिलता था, अब तो हर चीज पे सब्सिडी है, सोलर पे सब्सिडी है, किसानी में देखो कितनी सब्सिडी, ट्रैक्टर पे सब्सिडी है। तो आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, और सिर्फ बातों को सुनिए मत। मैं आपको सब बताऊं, मैं कई जगह मैंने सेमिनार दिए हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, और आप डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई, मजा आ गया यार। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप सबसे कुछ नहीं सक्सेस हुए, जब तक आप अपनाएंगे नहीं, चाहे कितने बड़े गुरु को सुन लो, जब तक आप सक्सेस जब ही होगी जब आपको करना पड़ेगा। ये सब लिखा रह जाएगा, ना करो। और फिर ये भी तो देखो कि हम अपने जीवन का ये समय बर्बाद क्यों करें? 30 दिन के लिए आए थे, सक्सेस होने आए थे यार। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय में पहुंचो, वो सब स्कीम आपको बताएंगे, ठीक है ना? तो आपके क्षेत्र में जो चल रहा होगा, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान, वहाँ भी चल रहा होगा, ठीक है ना? हाँ तो सर मेरा प्रश्न था कि जैसे एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करवाता है तो अपनी जो पहले वाली गाय है जो हमारे घर की है, उसका शरीर कद काफी छोटा है और हम अच्छी क्वालिटी का एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट तो करवा दिया, उसके शरीर में उतना बड़ा गर्भ रहेगा और या फिर बाद में वो बच्चा जन्म पाएगी? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसे ही अंतरात्मा से पूछना चाहिए, यहाँ खाली नहीं जाना है, ज्ञान लेके ही जाना, भले हमारा 10 मिनट और लग जाए। देखिए, इन्होंने पूछा साहिवाल जो गाय, अब हमें क्वालिटी नहीं पता, ब्राजील ने अपनी कांक्रेज गाय को छा दिया। हमारे यहाँ कांक्रेज गाय की इतनी बेइज्जती हुई कि रोडों पर घूमती रही, किसी ने पाला नहीं। सही बता रहे, किसी ने नहीं पाला, तिरस्कार हो गए। अरे दूध तो देती नहीं है, दूध देती नहीं थी, लेकिन बुल अच्छे होते थे, वो ड्यूल पर्पस थी, वो बखर में अच्छे चलते थे उसके बैल। अब बैल खत्म हो गए, 2 लीटर वाली दूध थी, यहाँ तिरस्कार कर दिया। ब्राजील ने उसको अपनाया, फिर उसको मैनेज किया, तो ब्राजील की सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय, ठीक है। उसने क्यों अपनाया? उसका एक कारण था, एफएमडी रोग नहीं होता उसमें, खुर पका मुंह पका रोग ही नहीं होता। जिस गांव में रोग हो जाता है लोग परेशान हो जाते हैं, तो उस गाय में रोग नहीं होता। आप जो बोल रहे हो एम्ब्रियो ट्रांसफर 3-4 के हो रहे हैं अपनी जो इंडियन ब्रीड है, एक तो साहिवाल, एक गिर, एक थारपारकर, ठीक है, ये तीनों हैं। आपको अगर छोटा बछड़ा चाहिए है तो आप साहिवाल का डलवाओ, साहिवाल का इम्प्लांट करवाइए। साहिवाल गाय की एक खूबी आपको पता नहीं है, साहिवाल गाय में टैक्स नहीं लगती, कभी किल्ली कभी नहीं लगती नहीं, ऐसा लगता है नहलाई खड़ी हुई। आपको क्वालिटी नहीं पता, साहिवाल गाय में टैक्स नहीं लगती। साहिवाल गाय में डिस्टोकिया नहीं होता। डिस्टोकिया मतलब बच्चा नहीं फंसता, कभी फंसता ही नहीं है, किसी ने नहीं बुलाया होगा। हाँ, जब अगर आपने साहिवाल में गिर का एम्ब्रियो ट्रांसफर करा दिया, ये कर गिर गाय का सिर होता है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, सबसे छोटा बच्चा स्मूथ पार्चुरेशन होता है उसका, किसका? साहिवाल का। कभी बच्चे नहीं फंसेगा, साहिवाल का डलवाइए, थारपारकर ब्रीड डलवा दीजिए, अच्छा है, ठीक है ना। तो आप इन ब्रीड सभी, अच्छा, हम जब सिलेक्शन करने के लिए डॉक्टर आते हैं तो वो उसकी हेल्थ, हाइट सब देखते हैं, वो फिर डिसाइड वो करते हैं कि इसमें कौन सा बच्चा डलना उचित होगा, इस चीज को वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सर आप बता रहे थे वो जैसे बच्चे मर जाते हैं, मतलब गाय के या भैंस के। अच्छा हाँ, उसकी एक प्रोसेस नहीं बता पाया। उसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं, 2 उपाय हैं। डेयरी वाले क्या करते हैं, मैं वेटनरी कॉलेज बंगू में था, वहां भी यही चलता था कि आप क्या करो, पाना छोड़ने के लिए आपने बसिए छोड़ी, आपने देखा है आप 40 सेकंड में पाना छोड़ दिया, आप 1.5 मिनट और पीने, शुरू में पीने दो, क्योंकि नीचे जो दूध रहेगा वो लो फैट का है, वो पी लिया, बाद में आएगा हाई फैट का। आपने देखा होगा, अच्छा ये तो जानते ही होंगे, जब आप लोग गाय दोहते हैं या भैंस दोहते हैं तो फैन कब बनता है? बिल्कुल लास्ट में, वो फैट से ही तो बनता है यार। कितने उदाहरण दूं, लास्ट में बनता है, शुरू में तो बनता ही नहीं, क्योंकि फैट नहीं था, पतला था। तो आप तो एक काम करो, आपको लगता है अच्छा ज्यादा दूध पिलाने से कुछ नहीं होता है, जितना पचा पाए उतना पिलाओ, नहीं तो वेस्टेज है।
तो आपने देखा कि 45 सेकंड में हमारी गाय ने पाना छोड़ दिया, लेट डाउन ऑफ मिल्क हो गया। अब आपको क्या करना है, 1.5 मिनट और पिला दो, चलने दो और फिर बांध लो, फिर पूरा लगा दो। अब आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, हमारी भैंस में दूध बढ़ रहा है कि घट नप तो जाएगा टोटल। एक प्रोसेस ये है। एक और प्रोसेस है दूसरी, उसमें ये है, आपने बछड़ा छोड़ा, लेट डाउन ऑफ मिल्क हुआ, गाय ने पाना छोड़ दिया, बछड़े को खींच लिया, पूरा दूध लगाइए। अब आपको लग रहा है आपने वो 1.5 मिनट के लिए एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना, आपने छोड़ा बिल्कुल पाना छोड़ दिया 30 सेकंड में, अब तुरंत खींच लो, अभी नहीं पिलाना। अब क्या करना है, जब पूरा दूध लगा लिया, फिर बाद में एक टब में निकाल के उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रख दो, आधा लीटर। आपको यह भी पता है कि हमारे बछड़े ने आधा लीटर पिया, समझ रहे हैं? आपको यह भी पता है कि हमारी भैंस ने कुल कितना दिया। नहीं तो आपको कुछ नहीं पता कि बछड़े ने कितना पी लिया, ये तो पता ही नहीं, क्योंकि उसने तो ऑर्डर से पिया है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की है उसने। तो ये चीज आप हमेशा उसमें लाओ, तभी जाके आपको पता होगा। जबकि हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं। हम दूध तो नाप के लगाते हैं, दाना कभी नाप के नहीं देते। सर उसमें एक दिक्कत जाती है, हाँ बताएं। जब वो भैंस पन हो जाती है, बोलते हैं जब दूध उतरने लगता है, हम्म। वो एक ही थन पकड़ के हाँ, उसी को नहीं, पकड़े रहते हैं, ये हमें ध्यान देना है कि हमें हर थन को उसको बदलते रहना है। नहीं तो क्या होगा, आप देखते हो कई बार गाय में एक अडर लंबा है, बाकी के छोटे हैं, श्रिंक हो गए हैं, ये सब होता रहता है। तो ये भी अच्छा पॉइंट देखना है कैसा। और कुछ लोग अडर पे पानी गर्म मारते, ठंडों के दिन में बोले साहब गाय में गर्म पानी से धोएंगे, भैंस का टेस्ट हो जाता है। नहीं धोना चाहिए, अडर नहीं धोना चाहिए गर्म पानी से, बिल्कुल जितना ठंडा मारे। कोई भी डॉक्टर भी बोलता है गर्म पानी उपयोग नहीं करना, ठीक, ठंडा पानी, बर्फ की सिकाई करते हैं उसमें गर्म नहीं मारा। तो ये चीजें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। प्रोडक्ट की अच्छे से अच्छी गाय पालें, कम पालें, बढ़िया पालें, ठीक है। थोड़ा सा मतलब पोल्ट्री पे चर्चा कर लीजिए। अच्छा, सर एक सर पहले एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कब करवाना चाहिए, तो हमको किसान को कैसे मालूम चलेगा? देखो ये पूरा एक शेड्यूल चलता है, जैसे कि पहली बार हम, हाँ पहली बार ऐसा शेड्यूल चलता है। जैसे मैं यहाँ का नोडल हूँ सागर का, तो ऐसा नहीं होता कि आप 2 लोग तैयार हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए तो 2 में नहीं होगा। क्या होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफर एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, उसमें हमें 300 गाय सिलेक्ट करना होती है। हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जब फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर वहां से टीम आती है, तो 300 में से 150 रिजेक्ट हो जाती है कि भाई ये नहीं हो पाएगा। फिर उसमें से इंजेक्शन लगते हैं, क्योंकि इस मैं आपको बताऊं वो बड़ी टेक्निक वाली बात है कि वो जो 20 लीटर वाली गाय है, जहां भी रखी हुई है वो है, जहां से भी आ रहा है गुजरात से या हिसार से, वहां जो गाय है वहां बुल है, वो उसकी क्रॉसिंग होगी, उसकी एआई होगी, जो 20 लीटर वाले आज होगी, सुबह होगी, शाम को होगी। उसमें ऐसे इंजेक्शन लगते हैं, मैं आपको बताऊं, इंजेक्शन लगाने नेचुरली है, सब कुछ गलत नहीं है। एक गाय में एक बार में एक ही अंडा निकलता है, इसलिए एक गाय में एक बच्चा होता है। फिर उसमें हम मल्टीपल ओवर रिलीज कराते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो 25 ओवर रिलीज हो जाते हैं। हम एआई 3 बार करते हैं, यहाँ स्पर्म भी लाखों की संख्या में है, तो 20 बच्चे तैयार होते हैं, फिर फ्लश करके बाहर निकाल लिए जाते हैं 7वें दिन। जब हम 7वें दिन वहां से निकालेंगे, जब पहला दिन उसको इंजेक्शन जो लगाया था, हीट आई थी, यहाँ हमारी गाय तैयार हो चुकी होंगी, हमें पता रहता है इन गायों में हमें गिर का डालना है, इसमें साहिवाल का, यहाँ उसमें इंजेक्शन लगते रहेंगे। अब क्या होगा, एक ही दिन में वो सारी गाय गर्मी पे आएंगी, आज गर्मी पे आ गई, रुक गई, 7 दिन जैसे हुए, 6 दिन में वहां से बच्चा आएगा, एक कॉरिडोर तैयार होता है, जैसे लीवर वगैरह ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट कि भाई यहाँ से तो समय ड्यूरेशन बहुत काम करता है। फिर एक इंक्यूबेटर होता है छोटा सा, उसमें हम लेके आते हैं, 6वें दिन 10 से लेके 20 गायों में हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं। वो एक पूरी प्रोसेस है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तो केवल डॉक्टर से मिलके सिलेक्ट कराना है। वो उस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में 20-25 होना चाहिए, ये कम से कम 20 से 25। हाँ, आपकी भले 1-2, जैसे हमारे यहाँ तो सागर में सर ये गायों के लिए है या और पशु के लिए है? भैंस के लिए, अच्छा, गाय के लिए। सर नमक कौन सा अच्छा रहता है? नमक आप अगर आयोडीन वाला, देखिए गाय में ऐसा कुछ भी नहीं है। गाय हमने आपको बता दिया, आप कुछ सोच रहे होगे कि यार हम आयोडीन वाला खाएंगे, टाटा खाएंगे, ये कुछ भी कहना, गाय है, समझ रहे हैं? वो डाइजेशन गजब है यार, भूसे से एनर्जी निकाल रही है, समझ रहे हैं? उसकी क्षमता ही बहुत है, हमारी क्षमता की बात अलग है। वैसे तो अगर सेंधा नमक खिलाए तो बहुत ही अच्छा है। मिनरल की ब्रिक्स भी आती हैं, वो भी रख सकते हैं। चिकित्सालय में मिलती है? हाँ, नहीं मार्केट में भी मिलती है, ब्रिक रहती है, वो चाटती रहती है, लीक करती रहती है, उसमें मिनरल्स मिक्सचर भी सब ऐड है।
बहुत 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 धन्यवाद हमारे आदरणीय शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही ऊर्जावान शब्दों के साथ साथ में आपको जो है ना बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारियाँ दी, और ये जानकारियाँ आपके काम आएंगी। तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, वो हमारे बीच में आए वक्त निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बनाते, हाँ आप उस समस्या में बराबर। सर एक्चुअली बच्चे आप जो बोल रहे हैं ना वही बस मेरे यहाँ सेम प्रॉब्लम है। तो आप भी डिस्टर्ब नहीं हो, अपना पता ठिकाना और बीमारी जो है आप जैसे कभी टाइम मिला तो आप हाँ ऐसा कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आपको लेट हो गया, तिली है, तिली में आप आ जाइए, मैं सुबह 9 से 12 वहाँ